नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। चार बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे यूपी की, जहां ताजमहल विवाद एक बार फिर कोर्ट पहुंच सकता है। वहीं दूसरी खबर में हम बात करेंगे तमिलनाडु की, जहां खेल मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बोल एक बार फिर बिगड़े हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर की, जहां कांग्रेस ने 13 सितंबर को रेल रोको महाआंदोलन करने का ऐलान किया है। चौथी और आखिरी खबर में चर्चा करेंगे एमपी की, जहां कटनी जिले में एक बार फिर विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग ने जोर पकड़ लिया है। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने एक बार फिर आगरा के ताजमहल को लेकर कोर्ट जाने की बात कही है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आगरा का ताजमहल विवाद एक बार फिर कोर्ट पहुंच सकता है। दरअसल न्यास अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया है कि ताजमहल हिंदू मंदिर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष ने कहा वे जल्दी ही ताजमहल को लेकर भी कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं, यानी कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास इस मामले को लेकर भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास इससे पहले मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और आगरा की शाही जामा मस्जिद विवाद को लेकर भी कोर्ट का रुख कर चुका है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से ताजमहल पर भी दावा पेश किया गया है। बता दें श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के पदाधिकारी पिछले दिनों आगरा पहुंचे थे। इस दौरान योगी यूथ ब्रिगेड के सदस्यों से इन पदाधिकारियों से मुलाकात की थी। सदस्यों ने उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि और ताजमहल से जुड़ी कथित ऐतिहासिक जानकारियां दी। साथ ही उन पुस्तकों के बारे में भी जानकारी दी जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि में रखे केशव देव के विग्रह उठाकर आगरा लाए गए, उन्हें किस तरह आगरा की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया। तो सवाल यह है कि एक और विवाद, आगरा का ये विवाद एक बार फिर कोर्ट जा सकता है। सवाल यहां पर यह है कि ताजमहल को लेकर कोर्ट जाने की बात कही गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में आगरा का ताजमहल विवाद एक बार फिर कोर्ट पहुंच सकता है। दरअसल न्यास अध्यक्ष अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया है कि ताजमहल हिंदू मंदिर। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने कहा है कि वे जल्द ही ताजमहल को लेकर भी कोर्ट में याचिका दायर करने वाले हैं, यानी कि कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से ताजमहल पर भी दावा पेश किया गया है। बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के पदाधिकारी पिछले दिनों आगरा पहुंचे थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माफ कीजिएगा, प्रशांत राव, लखनऊ ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत राव, सवाल यहाँ पर यह है कि अब एक बार ताजमहल फिर न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरेगा, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देवेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार ताजमहल को लेकर विवाद उठा है, जहां तेजो महल की बात चल रही थी उसको लेकर कई बार विवाद हो चुका है, तो अब नया विवाद हो रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास को लेकर, जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो ताजमहल है वहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर है और उनकी मूर्तियों को दबाया गया है। ऐसे विवाद वहाँ शुरू हो गए हैं और उसको लेकर एक जो प्रतिनिधिमंडल है मथुरा से आगरा पहुंचा था, उसने दावा किया है और प्रशासन से इस तरीके की मांग की है। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने को लेकर भी मामला तेज गर्म हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और यह अपील करेगा कि जो यहाँ ताजमहल है वहां पर भगवान कृष्ण का मंदिर है, ऐसे तमाम तथ्य पाए गए हैं और जिसके आधार पर इसे मुक्त कराने की बात की जाएगी। भले ही आगरा में तमाम तरीके की लेकर चर्चाएं चल रही हों, लेकिन अभी जो ज्ञानवापी मुद्दा था वो भी कोर्ट में है। एक तरह के जैसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या वो भी कोर्ट के मसले में रही और उसके बाद वहाँ न्याय मिला है। तो ऐसे में जो ताजमहल को लेकर एक विवाद चल रहा था कि जो आताताई आक्रांता भारत आए थे और उन्होंने जो यहाँ के मस्जिद से मठ से उनको नष्ट करके वहाँ पर मस्जिदें बनाई हैं, मीनारें बनाई हैं, यहाँ पर तमाम तरीके के वहाँ उन्होंने अपने कलाकृतियों के आधार पर यहाँ चीजें स्थापित की हैं। तो ये सब विवादों का घेरा है और इन विवादों के घेरे को तोड़ते हुए जो तथ्य आधार हैं, चाहे वो पौराणिक हो और अन्य तरीके के जो ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, उसके आधार पर तमाम तरीके के मुद्दे उठते रहे हैं। और आगरा का जो मामला अब निकल कर आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां यहाँ जो सीढ़ियों के नीचे दबी हुई हैं, ऐसा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास को लेकर जो लोग उनके कार्यकर्ता हैं वो आरोप लगा रहे हैं। मामला कोर्ट भी जा सकता है और कोर्ट में इस बात का निर्णय कब आएगा तो आने वाले समय में होगा। लेकिन जिस तरीके से जो उसके पैरोकार हैं महंत सिंह,
वो अध्यक्ता भी हैं, उन्होंने इस तरीके का दावा किया और इसी के तहत आगे मामला कोर्ट में ले जाने की बात है। लेकिन ये देखा जाए कहीं ना कहीं जिस तरीके से सियासत यहाँ मंदिर मस्जिदों को होती है और ये कोर्ट में मसले जाते हैं, उसमें लंबा काफी वक्त भी समय का लगता है। और इसके साथ ही अगर देखा जाए कि जो आगरा का मुद्दा है वो कोई नया मुद्दा नहीं है। ये कई सदियों पहले भी इस बात का है कि यहाँ जो मस्जिद बनाई गई है या फिर जो यहाँ का पूरा जो ताजमहल बनाया गया है वो विवादित है। यहाँ पर जो हिंदू यानी सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए मंदिर थे, तीर्थ स्थल थे, उसको तोड़कर यहाँ जो शाहजहां है उसने जो यहाँ पर ताजमहल का निर्माण कराया है। और जहाँ पर पानी टपकता है वहाँ भगवान शिव का मंदिर भी बताया जा रहा था कि इसको लेकर भी कई बार विवाद हो चुके हैं। लेकिन इन विवादों को लेकर ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने इन चीजों को स्वीकार नहीं किया है और कई बार जो याचिकाकर्ता थे उनसे तथ्य मांगे थे और उसके आधार पर कहा था तथ्यों के मजबूती के आधार पर इस केस को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब जो जन्मभूमि न्यास के लोग हैं वो इसको मुद्दा बना रहे हैं और इस मुद्दे में कितनी ताकत होती है तो आने वाले समय में पता लगेगा। यह भी है कि जो विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश को लगातार यही आरोप लगा रहा है कि इस तरीके का राजनीतिक मुद्दा है और ये जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता है कि आए समय पर जब भी चुनाव नजदीक आते हैं और चुनाव नजदीक आते ही यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठने लगते हैं, मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठने लगते हैं, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन मामला जब कोर्ट जाएगा तो तय होगा जिस तरह के जो काशी में ज्ञान का मुद्दा है वो। आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है ताजमहल का मामला कितना राजनीतिक है और कितना धार्मिक है? देखिए मुद्दा अगर कहा जाए कि करीब 2 शताब्दी से पहले इस तरीके का मुद्दा पहले भी उठ चुका है कि जिस तरीके से यहाँ जो पूरा जो ताजमहल का निर्माण किया गया है वहाँ पहले मंदिर थे, मंदिरों को तोड़कर यहाँ पर ये जो शाहजहां ने यहाँ पर ताजमहल बनवाया था वो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे और जहाँ पर पानी टपकने की बात होती है और कहा जाता कि मुमताज की यहाँ पर जो कब्र बनी हुई है वहाँ भगवान शिव का मंदिर बताया जाता था। लेकिन अब एक नया मुद्दा देवेंद्र जी सामने आ गया कि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ मंदिर बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सीढ़ियों के नीचे यहाँ पर भगवान कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई हैं। हालांकि जो आरोप लगा रहे हैं महेंद्र सिंह या जो सदस्य हैं टीम के वो आरोप लगा रहे हैं उनके पास किस तरीके के मजबूती से सबूत हैं, क्या तथ्य हैं जिसके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया है और कोर्ट में क्या पेश करेंगे उस पर कोर्ट आगे का निर्णय लेगी। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से भारत में मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर जो अभी तक मामले सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये सच रहा है कि जो आतताई आक्रांता आए हैं भारत में उन्होंने यहाँ मंदिरों को तोड़कर या मठों को तोड़कर यहाँ मस्जिदों का निर्माण किया है या अपने आलीशान महलों का निर्माण किया है या राजाओं के महल तोड़कर अपनी कलाकृतियों के आधार पर उन्होंने अपने यहाँ पर राजशाही महल बनाए थे। यह तो सिद्ध होता आया है अब तक के केसों में। लेकिन अब जिस तरीके से आगरा का जो मामला निकल कर आया ये कितना मजबूत हो सकता है, इसमें क्या तथ्य हो सकते हैं, ये तो कोर्ट में जो पक्षकार होंगे वो अपना सबूत रखेंगे। लेकिन मामला अगर राजनीतिक स्थिति से देखा जाए, राजनीतिक स्थिति से जो यहाँ विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी की वो यही आरोप लगा रहा है कि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठा देती है। और हालांकि अभी क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी मुद्दा चल रहा है और ऐसे में आगरा का मुद्दा होना कहीं ना कहीं ये सियासत को गर्म करने जैसा होगा। लेकिन कुछ भी हो, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो पैरोकारी कर रहे हैं, वो अपने सबूत कोर्ट में रखेंगे, उसके बाद ही यह कोर्ट में जो है एप्लीकेशन मान्य होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए प्रशांत राव। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि अब ताजमहल का मुद्दा हो सकता है कि कोर्ट में जाए और ये कहा जाने लगा है कि यहाँ पर मंदिर था या मंदिर की मूर्तियां यहाँ पर लगाई गई हैं। ये तमाम मामले हैं, अब देखना होगा कि इसमें क्या कुछ होता है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। तमिलनाडु के खेल मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी की तुलना एक जहरीले सांप से की है और कहा है कि इसे तमिलनाडु से बाहर भगाने की जरूरत है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म पर विवादित बयान दे चुके उदयनिधि के इस बयान को लेकर भी बवाल मच सकता है। बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर हमलावर है। उदयनिधि कुड्डालोर जिले के नेवेल में डीएमके विधायक सभा राजेंद्रन की पारिवारिक शादी में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने न सिर्फ बीजेपी पर हमला बोला बल्कि उसकी सहयोगी एआईएडीएमके पर भी निशाना साधा। उदयनिधि ने एआईएडीएमके की तुलना उस कचरे के टीले से की जो सांपों को आश्रय देने का काम करता है। उन्होंने कहा कि राज्य से इस कचरे को भी साफ करना होगा। इस खबर पर
बातचीत के लिए हमारे राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, अब तमिलनाडु के जो मंत्री हैं उदयनिधि एक के बाद एक लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। पहले सनातन धर्म पर, अब बीजेपी को सांप कहा है और उनके सहयोगी दल को कचरा कहा है। क्या कहेंगे ऐसे बयानों पर? बड़ी साफ तरीके से जो है उनकी तरफ से या उनके बेटे की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से अगर बार बार अगर बयान अगर एक ही तरह का आए तो इसका मतलब ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं जो है एक तरह से मतलब वहाँ की राजनीति का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए स्टालिन जो है, स्टालिन हो गए या उनके बेटे जो हो गए खुद मंत्री हैं अपने आप में, तो एक जैसे कि बड़े चेहरों की तरफ से पार्टी के बड़े अगर जो बड़े के अगर चेहरे अगर बोले जाए वो अपने तरीके से अगर एक बयान दे तो अपने आप में उससे किनारा करें ना करें अलग बात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत ही कुछ मामला ऐसा बनता है क्योंकि इतने मेच्योर्ड और मतलब इतने सोचे समझे तरीके से मतलब चलने वाले जो लोग हैं वो अचानक अगर ऐसा बयान देना अगर शुरू कर दें तो अपने आप में देखिए कि एक मतलब अलग डायरेक्शन कि कहीं ना कहीं पोलराइजेशन के विषय को लेकर के है। और बड़ी पिक्चर इसकी अगर कुशवाजी अगर देखी जाए तो बड़ी पिक्चर में ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि जो गैर हिंदी जो मतलब गैर हिंदू जो वोट है, गैर सनातनी जो वोट है, उनको पोलराइज करने की कोशिश में कहीं ना कहीं स्टालिन है। क्योंकि डीएमके पहले से इसमें लेके उनका जो मेन जो कोर वोटर जो है वो एक तरह से कि मतलब अल्पसंख्यक हो गए या अन्य जो मतलब बौद्ध हो गए इस तरह के जो लोग हैं वो हैं, तो अपने एक तरह से उनको वोटों को साधने के लिए और गैर मतलब एक तरह से मतलब गैर भाजपा मैंडेट जो है वो बनाने की कोशिश में है। और दूसरा मतलब बड़ी पिक्चर की मैंने बात की तो बड़ी पिक्चर देखिए जैसे कि इंडिया मतलब इंडिया डॉट ऑफ जो गठबंधन है तो उसके जैसे कि ये साझेदार हिस्सेदार या बड़े पार्टनर के रूप में है कुछ भी साउथ में, तो उसमें आप ये देखेंगे कि एआईएडीएमके और डीएमके दोनों का पहले से ही मतलब आपस में वर्चस्व की लड़ाई, अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर के पहले से ही मतलब जो है आपस में खींचतान चलती रही है। और अभी इनको जैसे मुद्दा लिया तो इन्होंने सोच समझ के कहीं ना कहीं मतलब स्टालिन जूनियर या अन्य जो लोग हैं जैसे पार्टी से जुड़े हुए अन्य जैसे प्रकाश राज एक हैं, उससे पहले कमल हासन थे मेरे ख्याल से, तो इस तरीके से अन्य लोगों ने मतलब सोची समझी मतलब रणनीति के तहत कहीं ना कहीं बोला है, जिससे कि 2024 को देखते हुए रणनीति एक बनाई है। और उसको लेके बाद में जैसे कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें भी जैसे कि जो कुछ जो लोग हैं मतलब जो सीनियर कुछ लीडर्स हैं उन्होंने इनको सपोर्ट किया, कुछ ने बाद में ठीक कर दिया, किनारे कर लिया। जैसे कांग्रेस को जब लगा कि काउ बेल्ट की तरफ वहां पर इनको नुकसान अगर होता हुआ नजर आ रहा है या और अगर नॉर्दर्न इंडिया में तो नुकसान अगर होगा इस तरह के जो बातें उनको लेकर के, तो उन्होंने कुछ ने किनारा किया, कुछ ने सपोर्ट कर दिया। तो एक सोची समझी साजिश के तहत कि सनातनी जो है उनसे गैर सनातनी जो वोटों को उनको अलग किया जाए और अपनी जो आगे रणनीति उसके तहत है कि कैसे ज्यादा जो है वोटों में तब्दील की जाए, उसी को लेकर के मुझे लगता है। बाकी आगे जो है तो क्या लगता है कि हम ये भी आप जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में अगर जो सनातन धर्म मानने वालों को अलग करके यानी कि उनको बीजेपी का कोर वोटर मान करके अन्य जो सनातन धर्म नहीं मानने वाले हैं उन वोटों को एक जगह पोलराइज कर रहे हैं स्टालिन, तो इनको कितना लाभ हो सकता है? क्या वहाँ पर तमिलनाडु में हिंदू वोटरों की संख्या कम है? जी, आवाज चली गई आपकी कुशवाजी, आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। जी, एक बार और हम अपना सवाल दोहराते हैं कि जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ जो उदयनिधि स्टालिन है, अगर जो सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं उनको इतर करके उन्हें बीजेपी का कोर वोटर मान करके या फिर जो गठबंधन है उसका कोर वोटर मान करके जो सनातन धर्म नहीं मानने वाले हैं उन वोटरों को पोलराइज कर रहे हैं, तो ये सवाल ये उठता है कि आखिर तमिलनाडु में क्या हिंदुओं की संख्या कम है और अदर सनातन धर्म ना मानने वाले वोट? पूरी तरीके से देखिए अभी तो प्रतीत यही होता है कि इतने मेच्योर्ड और इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन जो उनकी तरफ से अगर ऐसे अगर बयान अगर आते हैं तो एक तरह से वही है कि गैर सनातनी जो वोटर है उनको एक तरह से साधने का प्रयास ही कर रहे हैं क्योंकि वो एकजुट होकर के इनकी तरफ है कि उन्होंने एक तरह से अपने आप को ये चेहरा पेश करने की कोशिश की कि हम लोग हिंदुओं से अलग हटके और आपकी वॉइस है, आपकी आवाज है और हम लोग उनको टक्कर देने के मतलब भाजपा को टक्कर देने के लिए और हम लोग यहाँ पर उचित चेहरे हैं, ठीक चेहरे हैं जो कि भाजपा को यहाँ पर टक्कर दे सकते हैं 2024 में, उससे पहले भी, तो उसी को लेकर सब चीजें हैं। लेकिन मैं इसको मतलब राजनीतिक शुचिता के खिलाफ समझता हूँ कुशवाहा जी का, अगर लड़ना है तो तरीके से शुचिता के साथ में और दिन पर दिन जिस तरह की राजनीति गिरती जा रही है, जैसे एआईडीएम के साथ में पहले भी इनका चलता है, लेकिन अभी जैसे कचरे का ढेर बोलना या बीजेपी को सांप बोलना या मतलब
और कुछ जगह जैसे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रोज कुछ अगर बयान देते हैं, कहीं जो बोलते हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले जो लोग हैं वो राक्षस हैं। तो इस तरह की प्रवृत्ति को मैं गलत समझता हूँ। जैसे अगर करना है तो राजनीतिक सुचिता के साथ में अपना जो मतलब कि लाभ चाहते हुए, लेकिन साथ में किसी और धर्म विशेष के बारे में बोलना या किसी समुदाय के लिए बोलना जो है वो गलत होगा। तो देखिए हमारा जो धर्म है, मतलब मैं भी सनातनी हूँ, तो सनातन धर्म जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरह सहिष्णु है। अगर ये असहिष्णुता बच्चे तक आती है तो कहीं ना कहीं कितना बवाल और कितनी चीजें में यहाँ पर दंगे फसाद होते हैं, तो ये आप और सब हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर लगाम कसने की बातचीत होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं खुद इस चीज को मानता हूँ, नहीं राजनीति में इसे राजनीति तो गंदी हो ही रही है, लेकिन एक तरह से करना चाहिए। जी, एक तरह से ये राजनीति तो गंदी हो ही रही है इस प्रकार के बयानों से, लेकिन दूसरी तरफ से समाज में वैमनस्यता भी फैल रही है और लोग जो है एक दूसरे से, अगर जो कहा जाए ये तो गलत नहीं होगा कि एक दूसरे में दुराव, सनातन धर्म और अदर धर्म को मानने वाले लोगों में एक दुराव भी, समाज में खाई भी पैदा हो रही है। जी दिनेश जी, तो चलिए, दिनेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि राजनेताओं द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जिससे समाज में एक दूसरे के बीच खाई ही पैदा हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब रुख करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कांग्रेस ने 13 सितंबर को रेल रोको महाआंदोलन करने का ऐलान किया है। आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आमजन और बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य मौजूद रहेंगे। यात्री ट्रेन रद्द किए जाने और बस्तर में रेल सुविधाओं के विस्तार की मांग को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। रेल रोको आंदोलन संयोजक कांकेर विधायक शिशुपाल सोरी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार यात्री ट्रेन को जानबूझकर बार बार रद्द कर रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि मालगाड़ी तो चल रही है क्योंकि कोयले की ढुलाई से रेलवे पैसा मिल रहा है, जबकि यात्री गाड़ी बंद की जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के लोग परेशान हैं। आम जन को हो रही दिक्कतों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसको देखते हुए कांग्रेस अब केंद्र सरकार के खिलाफ 13 सितंबर को महाआंदोलन करने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, एक तो छत्तीसगढ़ में यात्री ट्रेन बंद कर दी गई, इसको कोयला ढुलाने कहीं बना दिए, केवल कोयला ढुलाना है छत्तीसगढ़ से, यात्रियों को कोई सुविधा नहीं, सारी ट्रेनें रद्द। और दूसरी बात यह है कि पैसेंजर ट्रेन में भी आपको एक्सप्रेस का किराया ले रहे हैं, तो नागरिक सुविधा कुछ नहीं है। और लगातार ट्रेनों में जो सुविधा है, नागरिक सुविधा है, वो शून्य होते जा रहा है, बल्कि बद से बदतर होते जा रहा है। इसके खिलाफ में 13 तारीख कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ में आंदोलन करने जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी रेल रोको महाआंदोलन करने जा रही है 13 सितंबर को। इसका कारण यह है कि यात्री जो रेल है इसको बार बार रोका जा रहा है, इसको रद्द किया जा रहा है, जबकि मालगाड़ी लगातार चल रही है। इससे क्षुब्ध होकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ में रेल रोको अभियान महाआंदोलन की शुरुआत 13 सितंबर से करने वाले हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी डॉक्टर संजय शेखर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये बार बार यात्री ट्रेनें रद्द करने से क्षुब्ध होकर कांग्रेस महा आंदोलन करने जा रही है, या इसके पीछे कोई राजनीति भी है? देखिए, चुनावी समय है तो राजनीति तो है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा भी है, आम लोगों से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो रेलगाड़ी है वो आम लोगों की सवारी है, आम लोग उसके माध्यम से गंतव्य तक का सफर करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार ट्रेन जिस तरीके से रद्द हो रही है और खासकर ट्रेन जिस तरीके से डिले हो रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और उसी को लेकर के, चूंकि ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता से जो बहुसंख्यक जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर के जो है वो जनता के बीच में जा रही है और 13 तारीख को प्रदेश व्यापी एक आंदोलन कर रही है, जिसमें पूरे प्रदेश में ट्रेन को रोका जाएगा। विशेष तौर पे कांग्रेस पार्टी का, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का, छत्तीसगढ़ सरकार का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ का जो SECR है वो सबसे ज्यादा कमाई वाला ये है लेकिन क्षेत्र है, लेकिन यहाँ की सबसे ज्यादा ट्रेनें यहीं पर रद्द होती है, क्योंकि यहाँ से कोयले की ढुलाई होती है, लोहे की ढुलाई होती है, अन्य सामग्री की ढुलाई होती है।
तो परिवहन गाड़ियां जो भी है, मालगाड़ियां जो है, उनको रास्ता देने के लिए, उनको क्लियरेंस देने के लिए बाकी जो यात्री ट्रेनें हैं उसको रद्द कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। तो इसको लेकर के कांग्रेस में काफी आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी आम जनता के साथ इस मुद्दे को लेकर के 13 तारीख को प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ये मालगाड़ी तो लगातार चली रहा है, उसमें कोई विघ्न नहीं आ रहा है, रेल यात्री रेल को क्यों बार बार रद्द किया जा रहा है? देखिए, मूल सवाल ये है कि जैसे ट्रेन भी जो है अब बहुत कमर्शियलाइज्ड हो गया है और जो SECR है उसमें कमाई का जो मामला है उसमें यात्री ट्रेनों से कई गुना ज्यादा कमाई मालवाहक ट्रेनों से होती है और मालवाहक ट्रेनों में आजकल कुछ शर्तें इस तरह से हो गई है कि आपको एक समय सीमा में उसको गंतव्य तक पहुंचाना है। तो इसके मद्देनजर जो है, चूंकि वो कमाई का मामला है, ज्यादा कमाई वहां से होती है और ज्यादा मुनाफा रेलवे को वहां से होता है, इसलिए जो है रेलवे की प्राथमिकताओं में मालगाड़ियों को समय से गंतव्य तक पहुंचाना वो यात्री ट्रेन की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और इसीलिए यात्री ट्रेन को रोक करके जो मालवाहक गाड़ियां हैं, जो माल ट्रेन है, उसको पहले छोड़ा जाता है, उसको आगे किया जाता है। इस वजह से जो है जो यात्री ट्रेनें हैं वो या तो रद्द कर दी जा रही है या फिर डिले हो रही है। मूल मामला जो है वो कमर्शियलाइजेशन का है और उसमें मुनाफा जहां है उसको पहले रेलवे तवज्जो दे रहा है यात्रियों की सुविधा के वजह। जी, डॉक्टर संजय शेखर, तो जी अपना सवाल दोहराइए। जी डॉक्टर संजय शेखर, सवाल यहाँ पर यह है कि चूंकि अब रेल रोको महाआंदोलन की शुरुआत तो होने वाली है, इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, बीजेपी की तरफ से अभी सामान्य प्रतिक्रिया आई है, बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन सामान्य प्रतिक्रिया ये आई है कि जो प्राथमिकता है, जो चीजें हैं, उसको मद्देनजर रेलवे जो है सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए रेल का संचालन कर रहा है और उसमें यात्री सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए जो हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी किया जा रहा है और आने वाले दिनों में रेल सुविधाओं का और ज्यादा विस्तार होगा और आम लोगों को और ज्यादा सुविधाएं रेलवे के माध्यम से मिलेगी। इस तरह की प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से आई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर संजय शेखर। तो कुल मिलाकर के अब रेल यात्री को बार बार रद्द किए जाने को लेकर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 13 सितंबर को महाआंदोलन करने जा रही है, रेल रोको महाआंदोलन करने जा रही है। अब यह आंदोलन कितना सफल होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कटनी जिले में एक बार फिर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन अब तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई। इस मामले में अब कटनी बंद का आह्वान किया गया है। बता दें कि मांग को लेकर सरकार के मंत्री सांसद के आश्वासन के बावजूद पिछले 3 साल के बाद भी मेडिकल के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी जा सकी है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे संगठनों ने अब चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है और कहा है कि मेडिकल कॉलेज नहीं तो वोट नहीं। लेकिन अकेले होकर मैं जल्दी बदलने बस करवाकर आंदोलन की शुरुआत करने का हम लोग 11 बजे आज कटनी बंद है। बात करें आज कटनी बंद की, अगर हम पिछले सालों जब आपने देखा था कोविड के समय में बाजारें बंद हुआ करते थे, वो एक अलग समय था जब पूरा देश बंद था। आज कटनी कोविड के बाद पहली बार है जब कटनी की बाजारों को बंद रखा गया है, ये भी स्वेच्छा से। बात है मुद्दे की अगर करें कटनी मेडिकल कॉलेज की मांग को लेके एक संस्था ने, कुछ राजनीतिक दलों ने आह्वान किया था मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की मांग को लेके कटनी बंद का आह्वान। उस पर देखा जाएगा लगभग दोपहर के 12 बजने जा रहे हैं, पूरा बाजार बंद है। आवागमन बात होता है उस जगह पे मेन चौराहे पे खड़े हैं,
दूसरी बाजारें बंद है। ये है मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर बाजार का व्यापारी संघ और दुकानदारों ने अपना समर्थन दिया है। और उसको कह सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज कितना अहम मुद्दा है इस कटनी जिले के लिए। विगत कई समय से कई आंदोलन प्रदर्शन हुए, इन लोगों ने लगातार संघर्ष किया। उसमें आज आखिरी वक्त था जब शासन प्रशासन ने अभी तक कोई सफल प्रतिक्रिया नहीं दी, तो पूरी रूप से कटनी बंद का आह्वान किया गया। उसमें हम लोगों ने कटनी की मूलभूत शिक्षा की जो भी समस्याएं थी उसको लेकर जन जागरण अभियान चलाया था। वर्तमान भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधियों जगाने का कार्य भी किया था, लेकिन इसके बाद भी ये नहीं माने। उसी तारतम्य में हम लोगों ने 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद कटनी बंद का आह्वान किया था। तमाम शहर के व्यापारी बंधुओं, सामाजिक बंधुओं से उनसे निवेदन किया था कि इस मुहिम में आप भी अपना सहयोग प्रदान करें। क्या आज सहयोग मिल रहा आप लोगों को? भरपूर सहयोग मिला है। पूरे व्यापारी भाइयों को सहयोग मिला है। सामाजिक संगठन भी सामने आए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जन आंदोलन एक उग्र आंदोलन का रूप धारण कर चुका है और कटनी में मेडिकल की मांग अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। ये थे विष्णु वाजपेयी जो अधिवक्ता भी है। हम बात कर लेंगे प्रदर्शन गौर जी है जो इस मुहिम से लगातार जुड़े रहे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस मांग को सरकार मान रही है या मिलेगा चुनाव से पहले या नहीं मिलेगा, क्या कहना है? मध्य प्रदेश की सरकार अंधी और बहरी और गूंगी सरकार है। अगर उसको कुछ करना होता तो आज तक वो कर चुकी होती, लेकिन जनता की आवाज को दबाने का काम अब वो बंद कर दे, क्योंकि कटनी की जनता बारडोली की जनता है और ये जनता अब जाग चुकी है। ये जनता सड़कों में उतर चुकी है। ये वही कटनी की जनता है जिसने अपने जिले कटनी को जिला बनाने की मांग के लिए सड़कों पर उतर करके आंदोलन किया था और उसके बाद कटनी को जिला बनाने को सरकार मजबूर हुई। बात पटेल जी से क्या लगता है चुनावी साल है, इस चुनावी साल में जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा बहुत जल्द कुछ कटनी को मिलने वाला, क्या लगता मिलेगा? ये झूठ बोलने वाली सरकार है। अब जनता को, सरकार को ये मिलेगा कि आम जनता शहर की मिल करके इनको बेदखल करे, ये उनको मिलने वाला है। मेडिकल ये देते हैं तो ठीक है, नहीं देते तो इनको उखाड़ के फेंकने का काम हम सब मिलके करेंगे। आज का जो आह्वान था आपके द्वारा किया गया था, इससे क्या लगता है व्यापारियों का कोई प्रतिक्रिया सामने आई? व्यापारियों ने पूरा तन मन धन से सहयोग किया है, सभी सामाजिक संगठनों ने सहयोग किया, उनका हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा जनहित के मुद्दों में हम व्यापारियों का सहयोग लेकर के आगे संघर्ष करते रहेंगे और संघर्ष तब तक करेंगे जब तक मेडिकल कॉलेज मिल नहीं जाता। ये थे बिंदुश्री पटेल जिन्होंने इस मुहिम को चलाया और आज आगाज ये है कि कटनी लगभग दोपहर 12 बजे तक। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कटनी संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जाहिद, हम जानना चाहेंगे कि आखिर जब बार बार ये वायदे किए गए हैं सरकार की तरफ से कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी, लेकिन इस ओर अभी कदम नहीं उठाया गया, ऐसा कुछ क्या कारण हो सकता है? आपने जानने की कोशिश की? तो हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो एक बार फिर आपको बता दें कि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कटनी जिले में एक बार फिर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आपको बता दें कि मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग को लेकर पिछले दिनों कई दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको लेकर मंत्रियों को ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन अब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई। इस मामले में अब कटनी बंद का आह्वान किया गया है और आज कटनी बंद भी है। आपको बताएं कि इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एक बार फिर जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जाहिद, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जाहिद, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो जी सर, जी जाहिद हुसैन सिद्दीकी, सवाल मेरा यही था आपसे कि बार बार सरकार की तरफ से वायदे तो किए गए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि ये वायदे पूरे नहीं किए गए, इसलिए यहाँ की जनता जो है अब आंदोलन पर और प्रदर्शन पर उतर आई है। तो क्या लगता है आखिर क्या कारण रहा होगा कि सरकार अपने वायदे पर खरे नहीं उतर पाई और विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा थमा दिया? जी बिल्कुल, अगर बात करें देवेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है। जहां तक अगर सरकार की बात है, कटनी जिले के प्रभारी मंत्री हो या कटनी के जो स्थानीय सांसद है विशुद्ध शर्मा जी हो या विधायक हो, अन्य जनप्रतिनिधि हो,
तमाम लोगों तक ये बातें पहुंच चुकी है, अधिकारियों तक बात पहुंच चुकी है। अगर बात रहे जहां तो विष्णुदत्त शर्मा जी की बात, उन्होंने लगातार आश्वासन दिया है, तो कभी इनकार भी नहीं किया है। जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा जी है, उन्होंने कहा बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कटनी जो मिलेगी। और चूंकि अगर देखा जाए इन तमाम चीजों पे इतना लंबा वक्त गुजर गया, कटनी जिले से छोटे छोटे जिले हर क्षेत्र से अगर देखा जाए, राजस्व देने की अगर बात करें, रेवेन्यू वाला बड़ा जिला है कटनी, उसके बावजूद कटनी को ठगा सा महसूस कर रहा कटनी जिले का वासी, और आज तक कटनी को नहीं मिला। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने सीधी मेडिकल कॉलेज की सौगात दिया, यहाँ सिंगरौली की दमोह की बात किया है, पर कटनी को छूटा अभी तक रखा गया है। वहीं पे विपक्षी जो पार्टियां हैं, सामाजिक संस्थाएं, आम जन तक जुड़ के मुहिम को चला रहे, इस आंदोलन को इतना बड़ा उग्र आंदोलन बना दिया है। थाली या ताली से लेके घंटी बना के यहाँ तक मसाल जुलूस से लेके धरना प्रदर्शन से लेके तमाम चीजें की जा चुकी है, पर आज तक किसी तरह के सकारात्मक रूप से सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा कोई बात सामने नहीं आई। ये बात जरूर आई है देवेंद्र जी सामने कि जमीन देखी जा रही, जमीन तलाशी जा रही है, सब किया जाएगा, पर कब किया जाएगा ये अभी भी अनिश्चितता की ओर है। ये नहीं कह सकते, यानी कि सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद सरकार भुगत सकती है, और इसका लाभ कांग्रेस को भी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद हुसैन सिद्दीकी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वायदे तो किए जा रहे हैं खूब, लेकिन सरकार उन वायदों पर खरी नहीं उतर रही है। तो अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए।